नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बिल्कुल ताज़ा खबर के साथ हाजिर हुए हैं और आज अगर कोई भी आप में से फार्मेसी संबंध रखता है या फार्मेसी शब्द से ही संबंध रखता है, कहीं न कहीं भेषज विज्ञान के आप विद्यार्थी रहे हैं या होने वाले हैं, अगर आप फार्मेसी करने वाले हैं या आप इस वैकेंसी से किसी भी तरह से अगर फार्मेसी शब्द आपके चारों तरफ कहीं दूर दराज में भी आपके है, तो आज का ये वीडियो आपके काम बहुत आने वाला है। संपूर्ण जानकारी के साथ राजस्थान में आज रिजल्ट 2856 पोस्ट राजस्थान फार्मासिस्ट का घोषित किया गया है। और रिजल्ट क्या है, ये एक ऐसी लिस्ट है जिनमें उन सभी बच्चों का नाम दिया गया है जो 1.5 गुना कट ऑफ में। आपने ऐसा एक नोटिस देखा होगा जिसमें क्या है कि साहब राजस्थान में आज 20/8 को एक ये जारी किया गया है। मैं मोटा मोटी बात बताता हूँ, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। मैं मुद्दे की बात पे पहुंचूंगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, जो बच्चा देख रहा है, क्योंकि 20-22 हज़ार बच्चे बैठे थे अप्रोक्सीमेट, उसमें से मात्र 3,400 समथिंग कुछ बच्चों का नाम दिया गया है या विद्यार्थियों का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, बाकी के कहाँ चले गए 18,000? और क्या ये किसी एग्जाम के माध्यम से हुआ? नहीं हुआ, आप भी जानते हैं। तो किस तरह से सिलेक्शन हुआ और क्या प्रोसीजर रहा, इसमें भी बात करेंगे। क्या ये जो प्रोसीजर अपनाया गया ये सही था? क्या ये दुरुस्त था? क्या उन सभी बच्चों के साथ न्याय था जिन बच्चों ने 2018 से लेकर आज तक इस भर्ती का ऐसे ही इंतजार किया कि काश पेपर हो जाए, एग्जाम हो जाए, क्योंकि वो बच्चे अपना जिंदगी इस एग्जाम के माध्यम से बुढ़ापे तक का सफर देख रहे थे। परंतु आज वो इस दौड़ से बाहर हो गए और आज उनका मन, उनका दिल आहत हुआ है। परंतु कुछ घरों में दीपक भी जले हैं जो पिछले कई सालों से संविदा कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे थे। उन सभी 45 साल की, किसी की उम्र हो चुकी थी 44 की हो चुकी थी या 40 की हो चुकी थी, इस उम्र में आकर वो ऐसा इंतजार कर रहे थे कि आज नहीं तो कल सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो उन सब लोगों का इधर लिस्ट लगा हुआ है। तो आज मैं सबसे पहले सृष्टि क्लासेस की तरफ से आप सब लोगों को खूब सारी ढेरों बधाई देता हूं जिन बच्चों का इस लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, जिन अभ्यर्थियों का नाम आया है दोस्तों। और हम दुआ करते हैं कि आपका नाम जो प्रोविजनल जो लिस्ट होती है, फाइनल लिस्ट होती है, उसमें भी आए। ऐसी हमारी ढेरों टोकरा भर की शुभकामनाएं। हम चर्चा पे आते हैं। इसमें क्या किया गया है दोस्तों, आप बड़े गौर से समझना। इसमें 1.5 गुना विद्यार्थी लिए गए हैं और इसमें इन्होंने साफ कह दिया है कि व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांकों का 70% बोनस अंक एवं बोनस अंक आदि के आधार पर होगा। देखो क्या है, सीधा सा है कि भैया देखो, फार्मेसी में जो होता है ना दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप फार्मेसी से संबंध नहीं रखते हैं तो देखो, फार्मा जो है वो 2 तरह की होती है। आप कहोगे सर कौन कौन सी? देखो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, डी फार्मा और बी फार्मा। इन्होंने एक सिंपल सी बात ये बता दी कि डी फार्मा या बी फार्मा में जो कुल परसेंटेज आपके रहे हैं उसका 70% हम काउंट करेंगे। यानी कि अगर मैं कहूं आपके डी फार्मा या बी फार्मा में, मैं कहता हूं डी फार्मा में आपके 90% है, तो आप 90% का 70% निकाल लेना। तो ये जो भी आपका रहेगा वो कुल रिजल्ट इधर रहा। अब इधर देखो, इधर ये रहा, और ऐसे ही आप बी फार्मा का प्लस में इन दोनों का क्या कर दिया, इन लोगों ने प्लस में बोनस अंक का हिसाब किताब दे दिया। अब ये बोनस अंक क्या थे? बोनस अंक दोस्तों वो थे जो संविदा पे काम कर रहे थे। संविदा पे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे जो 10-12 सालों से लगे हुए थे। इसमें ऐसा कर दिया गया होगा कि 30 अंक जो है वो उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से कन्वर्ट कर दिए। जिसका जितना ज़्यादा होगा एक्सपीरियंस, उसको उतना ज़्यादा परसेंटेज मिल जाएगा। या 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 10, 2 साल का है तो 20 और 3 साल का है तो 30। सामान्यता ऐसे होता है, परंतु इसमें साफ मेंशन नहीं किया गया है, सामान्यता ऐसे ही होता है। अब सोच के देखो, है ना, अगर आप इसको 9 से 7 से गुना करोगे दोस्तों, तो अगर मैं कहूं कि लगभग क्या है, आपके 63% बन रहे हैं। और इधर अगर मैं कहूं तो अगर आपके पास 0 एक्सपीरियंस है, जो मोस्टली विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है, तो दोस्तों आपके तो 63 ही काउंट हुए। अब इसके बाद मैं कहता हूं कि डी और बी में भी बड़ा फर्क है। अब इसमें भी बहुत बड़ा लोचा है। क्यों है? क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी में मोस्टली सामान्यता आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि परसेंटेज जो होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं।
ये परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं। परंतु अगर हम बात करें डिग्री की, साहब 4 साल लगते हैं एक विद्यार्थी को, घर से दूर रहकर वो अपनी फार्मा पूरी करता है। ये मैं वीडियो इसीलिए नहीं लेकर आया कि मेरा जो बेसिकली बैकग्राउंड है वो फार्मेसी का है और आज ठीक ढंग से मैं अच्छी दिशा में काम कर रहा हूँ। मैंने प्रोफेशन जो है वो चेंज कर दिया और मैं अभी आप सब लोगों के सामने जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आया हूँ, ऐसा नहीं है। परंतु हम कुछ एथिक्स की बात करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत तो कहीं देखेंगे कि क्या होना चाहिए था आखिरकार ऐसा। मैं संविदा कर्मचारियों को या जिन बच्चों का लिस्ट जारी हुआ उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि वो गलत है, वो भी अपनी जगह सही है। दोस्तों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा आपके साथ ही सारा जो है मेरा जो झुकाव रहेगा, नहीं। संविदा कर्मचारी भी तो पिछले 7,500 रुपये में 10 साल से काम कर रहे थे, उनका क्या कसूर। अब उनकी 40 साल उम्र भी आ चुकी थी। परंतु ये पूरा मुद्दा समझेंगे, आप मेरे साथ वीडियो पे बने रहना। और मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप हमारे सृष्टि क्लासेस नौहर परिवार का अभी तक हिस्सा नहीं बने हो तो दोस्तों ये लाल वाला बटन दबाकर और आज आप अपने स्टेटस पे जरूर डाल देना ये वीडियो। अब देखो, डी फार्मा मैं आपको बताता हूं दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी। पहले तो ये देखो कि ये अलग अलग स्टेट से होती है। आपने कहा सर बिल्कुल होती है, पंजाब से अलग होती है, हरियाणा से अलग होती है, हिमाचल प्रदेश से अलग होती है और अगर हम किसी और की बात करें तो एमपी से अलग होती है। अब इनके सबके अपने अपने अलग अलग पैरामीटर हैं और ये पैरामीटर है अपने अपने, कुछ एक नियमावली है, कुछ एक परसेंटेज का हिसाब किताब रहता है। कोई आदमी पंजाब से करके आ रहा है डी फार्मा, उसने 90% बना लिए। कोई आदमी हरियाणा से आ रहा है, उसने मान लो 80% बना लिए। और उसी आईक्यू का बच्चा अगर राजस्थान से कर रहा है, हम तो वैसे भी मार्क्स कम देने वालों में से, मैं डी की बात कर रहा हूं, और उसके दोस्तों 75% भी हैं। आपने कहा सर ठीक है, परंतु अगर मैं एक तरफ और देखूं कि एक बी फार्मा किया हुआ बच्चा है या एक एम फार्म किया हुआ है, मैं एम फार्मा की भी बात कर लेता हूं। अब जब ये दोनों, एक डिप्लोमा इन फार्मेसी है और एक बी फार्मा है, और इस आदमी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और बी फार्मा में सामान्यता डिप्लोमा के कंपैरिजन की बात करें तो डिग्री में परसेंटेज कम बनते हैं साहब। अब अगर यहां पे किसी बच्चे के 90 है तो दोस्तों मान के चलना कि उस बच्चे के 70% ही मार्क्स हुए और आज के रिजल्ट के अनुसार उसके तो 63% ही बनते हैं। और ऊपर से अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्लियर कट बाहर हुआ। और आज मोस्टली ऐसा ही हुआ है। अब ये वैकेंसी कब स्टार्ट हुई इस पे भी चर्चा करते हैं दोस्तों। वसुंधरा राजे की सरकार थी 2018 में, आपको अगर याद हो तो 2018 में इस सरकार के माध्यम से फार्मासिस्ट की वैकेंसी लाई गई थी और ये फार्मासिस्ट राजस्थान वैकेंसी 2018 वाली थी। इसमें 1736 कुल पद थे और 1736 नॉन टीएसपी और टीएसपी मिलाकर, और इसका एग्जाम होना था। और इस टाइम जब बात एग्जाम की आई तो बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जो अक्सर बी फार्मा या डी फार्मा किए हुए स्टूडेंट अक्सर क्या होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या वो किसी फार्मेसी पर नौकरी कर रहे होते हैं या किसी मेडिकल स्टोर पे, या वो कहीं किसी डिप्लोमा, अगर वो बी फार्मा है तो डी फार्मा के कॉलेज में टीचिंग करवा रहा होता है और इस प्रोफेशन में इतने कोई बहुत हैवी पैसा मिल नहीं रहा होता है। अब जिन लोगों के पास ठीक ढंग से उनका घर परिवार चल रहा था, तो हमारे यहाँ पर वही बात है कि एक बार सुंदर पिचाई अपने गांव आए थे जब वो गूगल के सीईओ बने, और वो जब निकल रहे थे, ऐसी कहावतें चलती है, जब वहाँ से वो गली से निकल रहे थे तो उसने आवाज़ लगा के कहा, 4-6 बुजुर्ग बैठे थे, बोले कि दादाजी मैं गूगल का सीईओ बन गया। तो दादाजी ने कहा ये तो काम अच्छा किया, पर अगर तू पटवारी बन जाता तो बहुत अच्छा होता। तो यही बात है दोस्तों कि उन्होंने अपनी एमआर की जॉब छोड़ दी, उन्होंने अपनी फार्मेसी की जॉब छोड़ दी, उन्होंने टीचिंग छोड़ दी और लग गए भाई साहब 1736। अब देखो इसके बाद इसका एग्जाम होना था, शायद ये जुलाई में होना था, मुझे याद है 2018 जयपुर की वो गलियां, और ये जुलाई में एग्जाम होना था। और अब क्या हुआ कि ये जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ और अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी होता है, जो भी होता है ना कि अनवांटेड रीजन की वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाता है। 2021 तक आते आते 2021 तक आते आते 5 बार, लगभग बता रहा हूं 5 बार ये एग्जाम पोस्टपोन किया गया, आगे खिसका दिया गया। और फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सरकार में इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। और फिर रद्द करने के बाद इसकी रद्द होने की कोई विशेष वजह नहीं बताई गई। और अब सोचो,
18, 19, 20 और 21, 4 साल कोई बच्चा तैयारी के लगा हुआ था। 2018 और 19 2 साल तो उसने की। अब वापिस उसे वो पोस्ट हासिल नहीं होने वाली थी प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि जो पद वो छोड़ के आया था वो ऑक्यूपाई हो चुका है। मान लो कोई आदमी एसएम की नौकरी पे था, या कोई फार्मासिस्ट लगा हुआ था कहीं पे, या कोई एमआर था, 50-60 हजार रुपए की नौकरी कर रहा था, ठीक ढंग से घर परिवार चल रहा था। अब उसने सरकारी के चक्कर में नौकरी छोड़ दी और वापिस पकड़ने की बात आई तो अब उसको 60,000 रुपए कौन देने वाला है साहब? वही 25,000 रुपए से फिर यात्रा शुरू करो। यही हमारे यहाँ के प्राइवेट सेक्टर का सिस्टम है। अब उसका परिवार भी डूब रहा है और वो एक तरफ सरकारी नौकरी के सपने भी देख रहा था। अब उस बच्चे के साथ बड़ी चोट हुई। अब उसने क्या सोचा कि यार अब होगा क्या, परंतु जॉब तो करनी पड़ेगी, और उसने जॉब के चक्कर में फिर वो आगे बढ़ा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो ये खबरें चलती रही कि ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। एक धड़ा ऐसा है, मान लो मैं 20,000 के लगभग आसपास आंकड़ा मानता हूं। अगर 20,000 के लगभग इस पूरी वैकेंसी में बच्चे थे तो इसमें से इतना ही मानो कि 2200 से 2300 के लगभग संविदा कर्मचारी थे, और बाकी जो बचे हुए थे, मैं लगभग यूं मान के चलो मैं 18,000 के लगभग बात कर रहा हूं, ये सब एग्जाम के पक्ष में थे। और ये सारे के सारे थे साहब मेरिट पर। अब इनकी किसी जमाने में, अब जब आप लिस्ट निकाल के देखोगे, मैंने भी देखी, किसी का 80 बॉर्न है, कोई 78, कोई 82, कोई इस रेंज के हैं बच्चे, विद्यार्थी या अभ्यर्थी आप जो भी कहें। अब इनका मोस्टली सिलेक्शन हुआ है आज। क्यों हुआ है मोस्टली सिलेक्शन? क्योंकि साहब ये संविदा पर काम कर रहे थे पिछले कोई 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से। अच्छा, इसमें भी एक और झोल पैदा हुआ। जो आदमी बहुत शाना था उसने क्या किया कि संविदा पे काम किया 2 साल, और 2 साल के बाद वो निकला और उसके बाद उसने अपना या तो धंधा जमा लिया या मेरिट या कुछ भी कर लिया। अब देखो क्या है कि उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया। अब जब एग्जाम से हटके और मेरिट बेस पर ये वैकेंसी होने वाली है तो दोस्तों ये आदमी 2 साल के बाद में अपना धंधा जमा के घुस गया। और जो आदमी अपने परिवार के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लगातार प्राइवेट सेक्टर में था, और वो सरकारी नौकरी या सरकारी नियोजन पद पे संविदा पे काम नहीं करने के लिए, वो अगर मैं ये कहूँ कि उसमें हिम्मत नहीं थी, तो वो बाहर हो गया। अब देखो ये 18,000 वाले, इसमें ये सारे एग्जाम की डिमांड इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। परंतु एक बार जब 2018 में एग्जाम हुआ था तो वसुंधरा राजे सरकार ने ये कहा था, उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने ये कहा था कि देखो एग्जाम तो होगा, परंतु जो संविदा कर्मचारी है उनको उनका 30% अलग से दे देंगे, या 10% या 20%, और उसके बाद जो बच्चे एग्जाम में जितना हाईएस्ट मार्क लेंगे उनका अलग से दे देंगे। यानी कि पहले आप एग्जाम पास करो फिर आपका मेरिट काउंट होता है, और अधीनस्थ बोर्ड का नियम है 40% वाला। तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद वो 40% वाला आंकड़ा, क्योंकि अब इनकी उम्र भी हो चुकी है और पर्चियों में मत्था मारते मारते घुस गए हैं। पर्चियों में मत्था मारते मारते आज उनकी उम्र निकलती जा रही है, तो अब कौन तैयारी करेगा साहब? अब ये बहुत आगे निकल चुके थे, तो इनको ये था कि एग्जाम से ना हो, और इनको ये था एग्जाम से हो। अब दोस्तों मैं एक और विडंबना बताता हूं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप मोस्टली बी फार्मा लोग हैं, बी फार्मेसी किए हुए लोग हैं, या फिर अगर आप डी फार्मेसी किए हुए हैं तो आप उन सभी कॉलेजेस से पास आउट हैं जहां पे आप सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे। हमारे राजस्थान में या पंजाब में फार्मेसी को लेकर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, पीसीआई ने भी बहुत सारे कॉलेजों की मान्यताएं रद्द कर दी गई थी, जहां पे ठीक ढंग से पूरा स्टाफ था नहीं, बच्चा जा रहा है कि नहीं जा रहा है उस पूरे कॉलेज को पता ही नहीं होता, उनको आंकड़े पता होते हैं, कुल एडमिशन्स इतने हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बच्चा रेगुलर कॉलेज जा रहा था, और चाहे वो डी फार्मा का हो, मैं मोस्टली बी फार्मा का ही कहता हूँ, बी फार्मा का 4 साल लगाकर जो आदमी ठीक ढंग से सारी चीजें समझ के बाहर निकलता है। आप अगर बिल्कुल नहीं जानते हैं फार्मा के बारे में और आप वीडियो पे हैं, तो मैं आपको कुछ एक टर्म्स बताता हूं। आप डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जिसको हम पर्ची कहते हैं, डॉक्टर की पर्ची पे आप ओडी देखते हैं ना, और आप देखते हैं कि साहब टीआईडी है, बीडी है, ऐसी ऐसी टर्म्स देखते हैं। डॉक्टर एसओएस लिखता है ना, कि साहब एसओएस है। तो अब वो फार्मासिस्ट का काम होता है, जब कोई डॉक्टर पर्चा भरता है तो वो सीधा फार्मासिस्ट के पास आता है। अब एसओएस लिखा हुआ है, जो आदमी ठीक ढंग से कॉलेज गया ही नहीं, चने दे के पास हुआ है, और उसके परसेंटेज भाई साहब 92 है, वो तो आ गया मेरिट में। और जब ये मेरिट में आएगा,
जब ये मेरिट में आएगा तो ये तो कहेगा ना साहब इस एसओएस को देख के कि सॉस के साथ मिला के दे दो टेबलेट। ऐसा नहीं होता है। अगर वो ओडी का कहेगा तो वो कुछ और बता देगा साहब। अगर उसे टीआईडी का कहो या बीडी का कहो तो वो कुछ और बता देगा, क्योंकि उसे नहीं पता है टर्म्स का। एक आप तो अगर फार्मा के हैं तो आप जानते हैं एक इनकॉम्पेटिबिलिटी नाम की चीज होती है ना। अगर हम इसकी बात करें, ये 3 तरह की पढ़ते थे हम लोग फार्मा में, एक फिजिकल, एक थेराप्यूटिक और एक केमिकल। अब जो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो चने दे के पास हुआ या वो कहीं से ऐसी जगह से कर करा के आ गया, या मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 10वीं की और उनके 10वीं के बाद उनको 12वीं ओपन बोर्ड से कहीं से करवा दिया और फिर उसके बाद उनका जो है डिप्लोमा करवा दिया गया और फिर उनका अच्छा परसेंटेज बन गया और आज उनका नाम आ गया। उन्हें यही नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कि आप टीप के फाइनल टाइम में एक रात में पढ़ के आप पास हो जाओगे और बढ़िया आप जिस कॉलेज से हो या जहाँ से हो आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। पर ये तो योग्यता का साहब, मैं मानता हूँ ये योग्यता चेक करने का कोई भी सही रास्ता नहीं है। आप एग्ज़ाम से करवा सकते हो, आप एग्ज़ाम के माध्यम से उन बच्चों का सारा सिलेक्शन प्रोसीजर करवा के और आप संविदा कर्मचारियों को अलग से परसेंटेज दे सकते थे। तब तो दोस्तों बात मानी जाती है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है, क्योंकि आज तक फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी हुई है, जिसमें एक बार मेरिट पे हुआ है राजस्थान में और एक बार एग्जाम बेस पे हुआ है। उस मेरिट वाले को आधार मान लिया गया। अब इन 18,000 बच्चों का क्या होगा जिनकी फैमिलियों से या मैं कहूँ जिनके परिवारजनों से वो बहुत दूर जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे थे जो साहब आज तक तैयारी कर रहे थे, आज तक तैयारी कर रहे थे इस उम्मीद में कि ये वैकेंसी कैंसिल होगी और फिर हम जाएंगे, ये वैकेंसी कैंसिल होगी और जैसे एग्जाम होगा हमारा सिलेक्शन होगा। प्रमाण ये था। परसेंटेज कम आने की बहुत सारी वजहें हो सकती है साहब। किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है और वो एग्जाम में जब बैठा तो उसमें नॉलेज कूट कूट के भरा हुआ है, उसका राइटिंग अच्छा नहीं है साहब, उसके परसेंटेज कम आएंगे। हो सकता है कि जिस दिन उसका एग्जाम हो उससे 2 रात पहले उसके फूड पॉइजनिंग हो गया हो सकता है कि जब एग्जाम होने वाला हो उस एग्जाम में वो फीवर के साथ बैठा हो सकता है कि उसके घर पे किसी तरह का ट्रेजेडी हो गया हो। और आप लोग ये कहते हैं कि मेरिट बेस पे ले लो, आप लोग ये कहते हैं कि आपके जो भी प्राप्तांक प्राप्त हुए उसका हम 70% काउंट करते हैं। साहब ये उन विद्यार्थियों के मन पे, उन विद्यार्थियों के अगर मैं कहूँ कि जो बेसिस विज्ञान के प्रति या मैं कहूँ इस फार्मेसी प्रोफेशन के प्रति जो उनका विश्वास था अडिग अटूट, वो ऐसा मानते थे कि ये इस दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है और ये सेवा करने वाला एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। और उन्होंने एथिक्स पढ़ा, उन्होंने 1948 एक्ट पढ़ा, उन्होंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और ना जाने क्या क्या लेबर और सब कुछ पढ़े। उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा आज, मैं सोच के हैरान हूं इस बात को लेकर। पर अगर आप संविदा कर्मचारी है तो कुछ आपकी मजबूरियां रही होगी, परंतु अगर ये एग्जाम से होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे आज घरों में, बहुत गरीब घरों में, वो अपना एमआर का या कोई छोटा मोटा नौकरी करके वो कहीं किसी कंपनी में और वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, आज उनको मौका मिलना चाहिए था। आज उनके घरों में साहब, उनके घरों में दीपक जलने चाहिए थे, उनके घरों में मिठाइयाँ बंटनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनकी लिस्ट आज आई है वो डिजर्विंग नहीं है साहब। सरकारें हैं, मेरा या आपका कितना तो दिमाग है, हम तो छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, उनका बहुत बड़ा काम होता है। वहाँ पे आईएएस टाइप के लोग बैठते हैं जो यूपीएससी क्लियर करके 20-20 साल उनको इस धंधे में हो जाते हैं, तब वो ऐसे निर्णय लेते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस पे रोक भी लगा थी, शायद अब भी लगी हुई है, कि जो आप अंतिम जो आप प्रोविजन लिस्ट निकालो, जितने चाहिए उतने की लिस्ट निकालो तो एक बार आप हमसे पूछोगे, परंतु मोटा मोटी मोहर लग चुकी है इस वैकेंसी पर। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, तो मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको 2 छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ। निराश इसलिए नहीं होना चाहिए दोस्तों कि जिंदगी में जब कोई एक रास्ता बंद होता है तो हजारों रास्ते नए खुलते हैं। आराम से आज जी भर के नींद लीजिएगा और उसके बाद कल सुबह उठना और जब उगता हुआ सूरज हो तो अपने घर की छत पे जाना और तसल्ली से उसे देखना। वो हर रोज उगता है और हर रोज ऐसे ही छिप जाता है। वो अपना काम बखूबी निभा रहा है, हमें भी अपना काम बखूबी निभाना है और फिर अपने जीवन को एक नई दिशा देना। क्योंकि अब 1000, अब आप बहुत सारी ऐसी उलझनों में फंसोगे
कि यूटीबी आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। उसके बाद आप कहोगे साहब मैं 1000 वैकेंसी का और सुन रहा हूँ, 1000 वैकेंसी और आने वाली है, वो एग्ज़ाम बेस पे होगी। आप भी जानते हैं दोस्तों, हम भी जानते हैं, ये जब आने वाली है वैकेंसी के नाम पर, भर्ती के नाम पे जब ये शब्द ऐसे निकाले जाते हैं बाजार में, तो इनके पीछे अपनी बहुत सारी अलग अलग तरह की राजनीतिक, या मैं कहूँ कुछ लोगों की निजी कुछ एक वो होती है, टारगेट होता है, उनकी अपनी राजनीतिक वजहें होती है। वो ऐसे ही नहीं कहते ये ऐसी बातें। तो आप लोगों से मैं बड़े भाई, छोटे भाई, आपका दोस्त होने के नाते, या आप अगर मेरी कोई छोटी बहन है जो आज निराश है, तो मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ, एक फार्मेसी स्टूडेंट होने के नाते, मैं आज भी किताबें कई बार मैं पढ़ता हूँ मेरी फार्मेसी की, मैं एक भेषज विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों हार नहीं मानो, अपने जीवन को नया मोड़ दो। इसी धंधे में रहकर आप बहुत अच्छे मुकाम पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैकेंसी कल और आ जाएगी, 2 साल बाद में आ जाएगी, 3 साल बाद में आ जाएगी, परंतु आज आपको अपने परिवार को संभालने की जरूरत है। अपने परिवार को संभालो और खूब सारा आगे बढ़ो। अब यही मेरी चर्चा थी, और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ठीक ढंग से समझ में आई है और अच्छी लगी है, तो हमारा लाल वाला बटन दबाकर आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ, और इसके साथ इसको खूब सारे स्टेटस के यहाँ शेयर कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।